स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। आज हम पढ़ेंगे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आज हमारा सेकंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में न्यूरोसिस, एंजाइटी, फोबिया, इतिंग जो है हम इसे पढ़ेंगे। सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए, पहले तो हम कंपैरिजन थोड़ा डालेंगे क्योंकि आप कंफ्यूजन नहीं आएगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। देखो, न्यूरोसिस जो है एंड साइकोसिस डिसऑर्डर दोनों एक मेंटल डिसऑर्डर है, बट दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें जनरली एंजाइटी, इमोशनल स्ट्रेस, ओसीडी, समटाइम्स इट मे बी हैपन, बट दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है वो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। न्यूरोसिस इज ए माइनर फंक्शनल न्यूरो clinical disorder that manifest themselves in a specific clinical phenomenon in the observers clinical phenomenon। देखो, न्यूरोसिस जो है हमारे न्यूरो से रिलेटेड भी है ये। ठीक है, और साइकेट्रिक्स जो एज अ मेंटल इलनेस characterized by loss of contact with reality and themselves in the specific clinical phenomenon in the situation। देखो, इसमें क्या होता है, कंप्लीटली जो है हम अपनी अवेयरनेस खो देते हैं। इट्स अ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट कंप्लीटली। और इसमें आपको पता होता है, आप अवेयर रहते हो किसी भी चीजों के लिए। इसमें न्यूरोसिस में क्या होता है, जो चीजें आपके सराउंडिंग्स में हो रही है आप पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। आप उसमें आपको पता है ये चीजें क्या हो रही है, क्या घट रहा है, मेरे साथ क्या घट रहा है, आपको सब पता है, बट उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन साइकोसिस में क्या होता है, कंप्लीटली आप लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, उसमें खुद को हार्म कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, टोटली लॉस ऑफ मतलब आपको पता ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है, खुद के साथ सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। ऐसा द मेजर डिफरेंसेस, द रियलिटी ऑफ कॉन्ट प्रैक्टिकली सर्विंग इनफैक्ट को इट्स वैल्यू मे बी क्वांटिटेटिव चेंज, कॉन्टैक्ट ऑफ रियलिटी इज टोटली लॉस और चेंज्ड। मतलब इसमें आप बोल सकते हो पार्शियली आपकी है। आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा देख लीजिएगा सर। हाँ, बड़ा सबको ब्रेक हो रही है क्या? सबको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ये सर थोड़ा बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, क्लैरिटी थोड़ा कम है। एक्चुअली यहाँ ना बहुत मौसम सही नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अभी ठीक है आवाज? इट इज क्लियर? जी 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 हाँ यस सर। इसमें क्या होता है, न्यूरोसिस में डजंट अफेक्ट पर्सनालिटी, इसमें पर्सनालिटी अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन साइकोसिस में क्या पर्सनालिटी अफेक्ट करता है, उसका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, उस टाइम पे बिहेवियर चेंज हो जाएगा। द कॉन्टैक्ट ऑफ रियलिटी इज पार्शियली लॉस्ट। जैसे कहा ना कि अब उसमें पार्शियली लॉस्ट होता है, बट इसमें क्या होता है, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है कॉन्टैक्ट रियलिटी। द अफेक्ट पर्सन अवेयर विद दिस सराउंडिंग, वही कह रहा हूं, वो सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर रहता है, जो चीजें घट रही हैं उसको पता होता है। बट इसमें क्या होता है, उसको कुछ भी अवेयर नहीं होता, कंप्लीटली अपने जो अवेयरनेस है खुद का और सराउंडिंग्स का वो खो देता है। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन आर प्रेजेंट, एंड हेलुसिनेशन
इसमें सॉरी नॉट प्रेजेंट, मैं कह रहा हूँ हेलोजिनेशन डिल्यूजन आर प्रेजेंट। अब समझो कि क्या होता है हेलोजिनेशन एंड डिल्यूजन। हेलोजिनेशन मतलब कोई चीजें अस्तित्व में नहीं है। इमेजिन हम कर लेते हैं कि हम कहीं पे भी चले गए, या किसी भी कैरेक्टर को आप इमेजिन कर सकते हैं जो रियलिटी में नहीं है। Got it? वो मनगढ़ंत चीजें। आप जैसे एक मूवी आई अम, अक्षय कुमार विद्या बालन की एक भूल भूल भुलैया। भुलैया। भूल भुलैया, भूल भूल भुलैया, भुलैया। हाँ उसमें क्या था, वो एक कैरेक्टर को इमेजिन, वो बचपन में उसके दादी उसको एक कहानी सुनाती है और फिर उसी में खो देती है, और वो इमेजिनेशन का जो उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। वो एक कैरेक्टर इमेजिन किया और फिर उस कैरेक्टर में खुद को ढाल लेना, हेलुसिनेशन। डिल्यूजन क्या है? दिस द, आप इसको योग की भाषा में समझ लो, मिथ्या ज्ञान। और पतंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा होगा, जो रस्सी को सांप समझ लेता है, क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म है उसके लिए। दिस इज डिल्यूशन, भ्रम होना। विपर्य विपर्य विपर्यो मिथ्या अब ज्ञान। विपर्य, मिथ्या ज्ञान तदत विपर्य विपर्य है ना, विपर्य। ठीक है, दिस द हेलुसिनेशन। गॉट इट? तो साइकोसिस में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन आर प्रेजेंट, बट न्यूरोसिस में ऐसा आर नॉट प्रेजेंट। लो रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, बहुत कम ऐसा रिस्क होता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए। हायर रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, वो खुद को बाइट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, दूसरों को भी हार्म कर सकता है। ओसीडी, ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कोई भी चीज बार बार करना, ऑब्सेसिव। जैसे कि आपने गेट लॉक किया, फिर आप कुछ दूर गए तो आपको याद, अरे लगता है गेट छूट गया। या फिर यूं कहो, हम हाथ धोते हैं, आप लोग देखे भी होंगे किसी को भी, उसको लगेगा कि अभी अच्छे से हाथ नहीं धोला है, वो फिर से बार बार हाथ धोएगा या प्लेट धोएगा। इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं, ओसीडी। सोमैटोफॉर्म, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक एंड दिस आर द फ्यू टाइप्स। ठीक है, सोमैटोफॉर्म्स होता है कि कई सारे जो है बिहेवियर्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि इमोशंस हो गए, माल एडेप्टिव थॉट, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं माइंड में। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें आपके माइंड्स में चलती रहती है। दिस इज द सोमैटो। डिप्रेशन एंड द पोस्ट ट्रॉमेटिक आर द फ्यू टाइप्स। इसमें सिजोफीनिया, डिल्यूजन्स डिसऑर्डर आर फ्यू टाइप्स ऑफ द साइकोसिस। ठीक है, इसके टाइप्स हो गए, न्यूरोसिस के टाइप्स क्या क्या हो गया? ओसीडी हो गया, सोमैटोफॉर्म, डिप्रेशन ऑल्सो, एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक। कोई भी आघात जब आता है, कुछ जैसे एक्सीडेंटल हो गया, जैसा पोस्ट एक्सीडेंट के बाद कोई लोग बहुत ट्रॉमे में चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक। दिस आर द फ्यू टाइप्स। एंड देन साइकोसिस इज अ schizophrenia, delusional disorders are the two types. कुछ हिंदी टर्म भी सी, ये जो डिल्यूसिस, जो फ्यू टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, साइकोसिस है, इसको थोड़ा हिंदी में कुछ डिल्यूजन, बता दीजिए, जो डिल्यूजन डिसऑर्डर है। होना, सिजोफीनिया होता है जैसे कि ये मेंटल डिसऑर्डर है सिजोफीनिया। वो भी चीज आप इसको हिंदी में कैसे कह सकते हो? किसको पता है सर सिजोफीनिया को याददाश्त हिंदी? जाती है, इसको अल्जाइमर्स भी बोलते हैं। इसमें याददाश्त एल्जाइमर, कम। याददाश्त भूलने वाली, वो दोनों अलग चीजें, एल्जाइमर और सिजोफीनिया अलग है। ठीक है, सिजोफीनिया होता है जो प्रश्न वो आप यूं कह लो कि ये भी मेंटल डिसऑर्डर है, और इसका जो कॉज जो है अननोन कॉज है। इसको हिंदी में मैं देख लेता हूँ। इससे पर्सनालिटी अटैक करता है, इसमें पर्सनालिटी सिजोफ्रेनिया को इन जो सोचने समझने
को प्रभावित करता है ना, उसको कहते हैं, इसको हिंदी में तो पता नहीं सकता क्या बोलते, सिजोफ्रेनिया ही लिखते हैं। ठीक है। जो सोचने समझने की क्षमता खो देता है ना, वो कहते हैं सिजोफ्रेनिया। ठीक है जी। ओके सर। थिंकिंग एबिलिटी जो है उसका लॉस हो जाता है सिजोफ्रेनिया में, बस। और वो जो अल्जाइमर्स होता है ना, वो उसमें भूलता है, भूलने की बीमारी रहती है। ठीक है। साइकोसिस एंजाइटी डिसऑर्डर। साइकोसिस साइकोसिस में डिप्रेशन वगैरह नहीं होता है गुरुजी? उसका नहीं। प्रभाव दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है ना, मतलब डिप्रेशन का प्रभाव दिखता है इसमें। हाँ जी। ये टाइप्स दोनों समझ में आ गया। इस साइकोसिस में डिप्रेशन हो। ठीक है। इसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी होना बोले तो बार बार किसी चीज के बारे में सोचना, एंजाइटी हो गया। जैसे एग्जाम के टाइम पे होता है, अब क्या होगा एग्जाम में, मैं पास करूंगा फेल करूंगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बार बार सोचना। और कई बार आपने देखे होंगे बहुत लोगों को पैर हिलाते रहते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे हो तो वो पैर चेक करेंगे, समझ आता अच्छा एंजाइटी है इसको। ठीक है। तो बार बार उस टाइम पे यूरिनेशन होना, मतलब वॉशरूम जाना, आपने बहुत लोगों को देखा है। पहले मेरे साथ भी होता था, कहीं इंटरव्यू के लिए जाते तो बहुत ऐसा दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, अब क्या होगा, क्या पूछेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहें, कि नए लोग से हम मिलते हैं तो भी होता है कि बिहेवियर कैसा होगा, मतलब इस तरह के जो थॉट्स आते हैं उसे एंजाइटी कहते हैं। एक्सपीरियंसिंग ओकेजनल एंजाइटी इज नॉर्मल पार्ट, ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब कभी कभी होता है, मेरे साथ भी होता है। कभी ऐसा एग्जाम आता है तो एंजाइटी हो जाती है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट यही अगर रिपीटेड हो जाए, फ्रिक्वेंटली हो जाए तो फिर प्रॉब्लम। However, people with anxiety disorder frequently or intense, excessive and persistent worry, fear about the day situations. Often anxiety disorder involves repeated disorder of the certain intense feeling and then fear of the terror. Example of the anxiety disorder include the generalized anxiety disorder, social anxiety। तो वही कई प्रकार की एंजाइटी है। एक तो एग्जाम फियर भी इसको कह सकते हो, एग्जाम से होता है तो। या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब सोशल में किसी के साथ बोलते उसमें होता है। इसमें फोबिया भी आता है, स्पेसिफिक सम फोबियाज आल्सो। अब जैसे हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या फिर कोई हम एडवेंचरस चीज कर रहे हैं तो भी उस टाइम पे एंजाइटी आती है। अभी हम फोबिया पढ़ेंगे, दैट वन इज अ डिफरेंट थिंग। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, you can have more than one anxiety disorder। और इससे कई प्रकार की एंजाइटी, कई चीजों से एंजाइटी हो सकती है। कुछ भी आपके डे टू डे लाइफ में घटित हो रही है और हम उससे वरी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, दिस आल्सो द एंजाइटी। लेकिन यही चीज अगर रिपीटेड होना तो इट्स नॉट अ गुड। समटाइम्स इट मे बी हैपन, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। फीलिंग नर्वस होना, रेस्टलेस कंडीशन, टेंस होना, हैविंग सेंस ऑफ द impending danger, पैनिक और डूम, हैविंग इंक्रीज हार्ट रेट। उस टाइम पे देखो कि आपके हृदय की गति जो है तेज हो जाती है, ब्रीदिंग स्पीडली, श्वास बहुत तेज लेते हैं आप, है ना। स्वेटिंग आएगी, पसीना आता है, ऐसा होता है जनरली। इंटरव्यू में जाओगे बहुत आती है, हाथ से पसीना आएगा। ट्रैम्बलिंग, तेज होना, धक धक, जैसे ट्रैम्बलिंग होना, कोई भी चीज ट्रैम्बल बोल सकते हो। कोई भी चीज जैसे ट्रैम्बल बोले तो कोई भी चीज तेज हो जाने से होता है, ट्रैम्बलिंग हो जाना, ऐसा। ठीक है। इसके बाद फीलिंग वीक और टायर्ड, बहुत आप कमजोर फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। ट्रबल कंसंट्रेशन नहीं हो पाता जल्दी, थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अदर देन द प्रेजेंट वरी। मतलब वर्तमान में, इसलिए देखो आजकल ना, अब वो योग में माइंडफुलनेस मेडिटेशन आ गया। यू नो व्हाट इज द माइंडफुलनेस मेडिटेशन? आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या होता है, आपको प्रेजेंट, ना पास्ट ना फ्यूचर, यू हैव टू बी
प्रेजेंट, मतलब आपको प्रेजेंट में रहना है। इसमें वही चीज माइंडफुलनेस मेडिटेशन में एक्चुअली होता है। तो जनरली हम क्या सोचते हैं, पीछे के बारे में सोच के बैठते हैं, अरे क्या हो गया, और आगे क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं। ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी, हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, नींद नहीं आती है। कई बार आप देखो तनाव में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, बहुत चिंता करते हो, एंजाइटी हो रखी है, तो आप नींद भी उड़ जाता है। जैसे एग्जाम के टाइम में बहुत लोगों को वैसे नींद बहुत आती है, तो मुझे एग्जाम में टाइम में नींद बहुत आती है, पढ़ने बैठो और नींद आएगी। बहुत लोगों की नींद उड़ जाती है। एक्सपीरियंसिंग गैस इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसकी वजह से भी, एंजाइटी की वजह से भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आता है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हमने पढ़ा था ना, गैस्ट्रिक, constipation, diarrhea, these are the ulcer, these are the gastrointestinal problem. Agoraphobia, agoraphobia क्या है? It's a type of anxiety disorder. It's another type of anxiety disorder. आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, it's very important. In which you fear, इसमें क्या होता है? Fear होता है, डर सा लगता है। It's another anxiety disorder. And often avoid places or the situation that might cause you to panic and make you feel trapped, helpless or embarrassed. ठीक है, डर सा फील होता है इसमें। जैसे हाइट से किसी को डर लगना, तो हम पहाड़ों पे जाना छोड़ देते हैं, या फिर हाइट से तो फ्लाइट में जाना छोड़ देंगे, नहीं ऐसा लगेगा कि ट्रैप हो गए, बहुत असहाय फील करते हैं, एम्बेरस फील करते हैं। अनदर वन इज generalized anxiety disorder, includes persistent and excessive anxiety and worry about activities and event इवन ऑर्डिनरी रूटीन। देखो कई बार होता है, आप आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, आप मान लो कोऑर्डिनेटर हो या लीड हो, तो उस टाइम पे कैसे एंजाइटी रहती है? इट्स वेरी जनरलाइज्ड। कोई भी डे टू डे लाइफ में कोई भी रूटीन है ऐसा जो आपने टास्क है, उसके प्रति हम क्या होता है, सोचने लग जाते हैं कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, कैसे क्या। दिस एंजाइटी, इट ऑफन अकर्स along with other anxiety disorder और डिप्रेशन। इसमें क्या करना चाहिए हमें, जो अभी ट्रीटमेंट में जल लेती, कूलिंग वाले चीज कराओ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाले चीज होना चाहिए, माइंड को रिलैक्स। जल लेती से वेरी गुड, कपालभाति, धनुर। अब आसन में कुछ ऐसे आते हैं, वैसे तो सारे आसन इसमें कराए जा सकते हैं। सिर्फ कपालभाति तो गर्म करती है ना बॉडी को, मतलब क्या ये कूलिंग कहाँ होता है? कपालभाति तो हार्ट बीट को बढ़ा देती है। बता रहे ना, ठीक है, ये शोधन क्रिया की जैसा रहता है, ठीक है। तो जो अपने को माइंड की शोधन, कपाल भाती का मतलब है शोधन क्रिया है, तो कपाल की शुद्धि है, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे हमने रखा। और फिर आसन में जब सूर्य नमस्कार, तो सारे ही आसन किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ आसन इंक्लूड है। मैक्सिमम आप आसन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर फिट रहोगे ना, तो फिर माइंड भी रिलैक्स, आपकी जो मसल है प्रॉपर स्ट्रेच होगी, स्पाइन प्रॉपर स्ट्रेच होगा, तो हम हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, और हम इधर उधर की चीजें नहीं सोचेंगे, ठीक है। और प्राणायाम इसमें सर भी एज ए, वैसे वैसे भी सर इसमें कूलिंग और हॉटनेस से क्या मतलब अंतर है? देखो मतलब कूलिंग, अगर ऐसा देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कूलिंग हो, तो यहाँ पे भस्त्रिका भी है, ठीक है, आपका वैसा भस्त्रिका तो बॉडी को हीट करता है। तो कूलिंग का मतलब मैंने इन सेंस ये कहा कि माइंड रिलैक्स रहेगा। जब माइंड रिलैक्स रहेगा तभी आप इधर उधर की चीजें नहीं सोचोगे, विचलित रहोगे। माइंड रिलैक्स नहीं रहा, विचलित माइंड रहा, तो इधर सोचते हैं तो माइंड विचलित रहता है। तो इस सेंस में मैंने कहा जैसे यूं कहना था, कूल कूल रहना है ना? हाँ कूल रहना है, मतलब ऐसा कहना, ठीक है। माइंड को रिलैक्स रखोगे तो फालतू की चीजें तो ध्यान नहीं जाएगा। तो सर ओसीडी में ये सब करवा सकते हैं ना हम? करवा सकते हैं। इंगेज, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स में ना आपको इंगेज रहना पड़ेगा, कोई काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि जैसे ही खाली बैठेगा तो हम फालतू की चीजें हम सोचने बैठेंगे,
आगे के बारे में क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, प्रेजेंट में नहीं रहते। तो इसीलिए प्रेजेंट में रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं एज होना पड़ेगा, काम उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। खाली मतलब वही सर एक लाइन है मेडिटेशन। कि व्यस्त व्यस्त रहिए मस्त रहिए। हाँ, बट अस्त व्यस्त मत रहिए। आजकल लोग व्यस्त के साथ अस्त व्यस्त हो चुके। सोहम गायत्री मंत्र, मन्नाथ त्रायते इति मंत्र, मन मन को जो तार दे मंत्र का, इसलिए सोहम हो, गायत्री मंत्र है, फिर योग निद्रा है, से वेरी गुड। ठीक है। फोबिया क्या होता है? फोबिया इज एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन। फोबिया मतलब किसी भी तरह का जो डर है, फोबिया हो रखा है मतलब डर है। इफ यू हैव ए फोबिया यू मे एक्सपीरियंस ए डीप सेंस ऑफ ड्रेड एंड पैनिक। मतलब कई बार होता है पैनिक क्यों होता है, मतलब बहुत, इसलिए कहते हैं बच्चों को कभी भी भूत प्रेत वाले चीजें मत दिखाओ न सुनाओ। उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, फोबिया हो जाएगा। एक बार जब उसके अंदर बैठ गया ना, तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है निकलना। कभी बच्चों को खासकर इस तरह की चीजें और इस तरह फालतू की चीजें, भूत ये वाली चीजें नहीं दिखानी चाहिए। फोबिया आ जाता है उसके अंदर, अंदर डर सा बैठ जाएगा। When you encounter the source of the fear can be certain place, situation or object like any, मतलब किसी भी चीज से हो सकता है, कोई सिचुएशन से हो सकता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को हाइट से, किसी को पानी से। भूल भुलैया में जैसे उसको, हाँ पानी से डर, पानी नहीं। तो फोबिया इज यूजुअली कनेक्टेड टू द समथिंग स्पेसिफिक, किसी भी चीज से स्पेसिफिक है वो। um, किसी भी चीज से डर हो सकता है, डर है फोबिया मतलब डर। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो कॉज। इन्वायरमेंटल वही चीजें, आपके आसपास की चीजें जो घटित हो रही है ना। जेनेटिक हो सकता है। चिल्ड्रन हु हैव ए क्लोज रिलेटिव विद एंजाइटी डिसऑर्डर आर एट अ रिस्क ऑफ द डेवलपिंग फोबियाज। डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स सच एज द नियरली ड्रॉइंग एंड, सेम चीज है। किसी को एक्सट्रीम हाइट है, एनिमल इंसेक्ट बाइट, इन सब चीजों से फोबिया हो सकता है। पीपल विद अनगोइंग मेडिकल कंडीशंस और हेल्थ कंसर्न विद हैव द फोबिया। बच्चों को सुई से डर लगता है, उसका डर है ना। सब चीजें भी है, कई तरीके से हो सकता है। देयर इज ए हाई इंसिडेंट ऑफ पीपल डेवलपिंग फोबियाज आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन हार्म। आफ्टर ब्रेन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद भी ये ऐसा हो सकता है, फोबिया हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज एंड डिप्रेशन आर आल्सो कनेक्टेड टू द फोबिया। जैसे कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो भी हो सकता है उसके अंदर बच्चों में फोबिया हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ फोबियास, क्या क्या चीजें आप आ सकता है फोबिया के अंदर सिम्टम्स में? द मोस्ट कॉमन एंड डिसैबलिंग सिम्टम्स ऑफ द फोबिया आर पैनिक अटैक। ओके। इवन फोबिया की वजह से सीजर फिट्स भी आते हैं, पहले हमने पढ़ा था समटाइम्स। पॉन्डिंग्स और रेसिंग हार्ट, बहुत तेज जो है हार्ट बीट हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, छोटा ब्रेथ हो जाएगा, जल्दी जल्दी फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। रैपिड स्पीच, बहुत तेज बोलते हैं वो। इनएबिलिटी टू स्पीक, तेज बोलेंगे बस स्पष्ट नहीं रहेगा, फास्ट बोलेंगे और अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं वो ममलिंग करने लग जाएंगे, है ना। ड्राई माउथ, मुंह जल्दी सूखेगा, मिचली आएगा, पेट अपसेट रहेगा, बीपी बढ़ जाता है। ट्रैम्बलिंग और शेकिंग, ठीक है, ट्रैम्बल होना, शेकिंग होना जो कहते हैं। चेस्ट पेन होगा, टाइटनेस चेस्ट में, एंड चोकिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि चोक सा हो रखा है। डिजीनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ऐसा बात। क्या क्या चीजें हैं शेकिंग ये मतलब याद है? शेक होना, वाइब्रेशन, शेक। वाइब्रेशन, हिलना डुलना। अच्छा अच्छा। और एक और वर्ड था, नीचे करिए उसे। चोकिंग चोकिंग चोक होना, सेंसेशन है क्या? चौक हो गया मतलब एक जगह इकट्ठा हो गया है। बोलते ना हमारा हार्ट चौक हो गया है, हृदय गति रुक गई है, चौक हो जाना, रुक जाना। हक्का बक्का, जैसे हक्का बक्का हो जाना। नहीं नहीं, वो दिस इज अनदर थिंग। चौक होना मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना, चौक हो गया है। ठीक है, जैसे कि ब्लड एक जगह चौक हो गया हो, रुक गया है, इकट्ठा हो गया है, जम सा गया है। चौक सर मतलब नाली जम गया। चौक हो सेंसेशन जाती है।
घर में नाली चौक हो जाती है ना नाली चौक हो जाए, जम सा गया है ना, कचरा जम गया है, मतलब चौक हो गया है। इसमें से ब्लड ब्लड वगैरह कुछ ऐसा नहीं दे रहा, सेंसेशन दे रहा है, तो सेंसेशन किस प्रकार से चौक होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। चोकिंग सेंसेशन, ऐसा चौक फील होता है, तो सेंसेशन बोले भारी तो लगता है, जैसे चोकिंग, लगता है एक जगह से चीज़ इकट्ठी हो गई है। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा, फील ठीक होता है। ठीक सर। अब क्या क्या टाइप्स के ये याद रखना, एग्जाम में इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो पूछ सकता है। एसेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, एक्रोफोबिया याद रखो, यहाँ से याद रखो। एक्रोफोबिया होता है जैसे किसी को हाइट से डर लगता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। ओके, हाइट से, एरोप्लेन से याद रखना, एरोप्लेन है ना, हाइट। एरोफोबिया, सॉरी यहाँ पे याद रखना, एरोफोबिया मतलब फ्लाइट से डर लगता है, फ्लाइंग में, जैसे हवाई जहाज से किसी को बहुत डर लगता है, उसको कहते हैं एरोफोबिया। किसी को हाइट से ऊपर है तो नीचे देखते हैं तो बड़ा डर लगता है, सेकिंग होने लगेगा और डर से, जी को कहते हैं एरोफोबिया, ठीक है। आर्केनोफोबिया मतलब स्पाइडर से डर, घर में अगर स्पाइडर है, ठीक है, मकड़ियां हैं, उसको ऐसा डर लगता है। एस्ट्रोफोबिया, थंडर, जैसे कि अभी बरसात के मौसम आ रहा है ना, जैसे डर लगता है उस टाइम पे बहुत लोगों को, जैसे बिजली चला कड़कती है उस टाइम पे। ऑटोफोबिया, सब फियर ऑफ बीइंग अलोन, जो अकेला रहता है उसको बड़ा डर लगता है। बहुत लोग ऐसे जो अकेला नहीं रहना चाहेगा, अकेला लगेगा कोई, उसके अंदर ऐसा डर सा रहता है अकेला रहने से। क्लस्ट्रोफोबिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेस, ठीक है, बहुत क्लस्टर होना मतलब इकट्ठा होना, भीड़, तो बहुत जगह से भीड़ इकट्ठे वालों जगह से किसी को भी डर लगता है। होमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, होमोग्लोबिन है ना, होमोग्लोबिन से ज्यादा, होमोग्लोबिन किसे कहते हैं, ब्लड के कहते हैं। खून से डर लगता है, किसी एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल गया, हाथ कट गया, ब्लड आ गया, उसको डर सब होता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में रहता है, वाटर, ये वाटर होगा, नॉट वेस्ट, ये मिस्टेक आप लोग ध्यान रखना, दिस वाटर। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, पानी में जाने से डर लगता है, अभी तो बताया ना, भूल भुलैया पानी, पंडित को कौन सा फोबिया था, हाइड्रोफोबिया। क्या ट्रीटमेंट करना है, कुंचल कराइए, नीति करवाइए, आसन में संघ पर, शशांक आसन, मार्जरी आसन, उष्ट्रासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, बैक बेंडिंग मतलब स्पाइनल से रिलेटेड जो कि आसन हेल्दी स्पाइन रहे। उज्जाई, ठीक है, उज्जाई कैसे करते हैं, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके, संकुचित करके, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ दें। भ्रामरी, भ्रस्तिका, कपालभाति, मेडिटेशन में योग निद्रा से निद्रा, योग निद्रा, योग निद्रा, ठीक है। This is the psychic disorder. Thank you so much. If you have any doubt, any question, then you can ask. Otherwise, we will discuss previous year questions. Got it? Clear है? क्लियर है? नहीं बोलोगे? जी सर। ठीक है, तो फिर जो है अभी कितने लोग हैं? चलो ठीक है, कोई बात। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के सामने डिस्कस करता हूँ। अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब हमारा लास्ट डिसऑर्डर रह गया है, कौन सा बताइए, कौन सा रह गया है? गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर। चलो ये आप लोग, आपको 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट सॉरी, 30 सेकेंड। दिस इज अ क्वेश्चन, इंसुलिन सेंसिटिविटी in diabetes can be increased by
हिंदी में है, मधुमेह से इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए डाइट, हाई इन प्रोटीन, हाई इन कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन इज डाइट हाई इन ये प्रोटीन आंसर है इसका, एंड लो इन दूसरे कार्बोहाइड्रेट। होगा हाई इन रुक जाओ कार्बोहाइड्रेट। रुक जाओ, मैं जब बोलूंगा बोलने देता हूँ। दीज आर द फोर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? अब आप लोग लिख लेना, पेज ले लो, होगा ही पेज। अब इसको आप नोट कर लेना, या अब मैं जो बोलूंगा आप मिला लेना, किनके सही है किनके गलत। ठीक है जी, नहीं तो यह मछली बाजार बच जाएगा, सब लोग सही है होगा वो। आप लोग सर इसका पीडीएफ भी भेज दीजिएगा बाद में। बिल्कुल भेज देंगे। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ। हम लोग डिस्कस किए थे, अब ये बताओ अच्छे तरीके से एनालिसिस के साथ करोगे ना, याद रहेगा। ठीक है, डायबिटीज हमने कौन सा डिसऑर्डर में पढ़ा था? नित्य जी आप बताइए। इंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमने डायबिटीज पढ़ा था। ठीक है, अब कह रहा है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इन डायबिटीज कैन बी इंक्रीज बाय, इसकी जो मधुमेह की इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती? अब ऑप्शन में देखो कई चीजें थी, हमने पढ़ा था। एक तो डाइट मैनेजमेंट है, ये तो डाइट के है, तो क्वेश्चन योगा थेरेपी के, लेकिन डाइट के साथ दिया है, तो आप डाइट एंड न्यूट्रिशन वाले टॉपिक्स में भी पढ़े होंगे। क्या काम, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है डाइजेशन के बाद बताओ? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता? ग्लूकोज में होता है। होता है। यस। अब जैसे ही ग्लूकोज कह रहा है कि हाई ग्लूकोज, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जो सबसे सटीक हो पहले उसको निकालो। हाई इन कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही हाई इन कार्बोहाइड्रेट होगा क्या होगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। और जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा क्या होगा? इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होगी कि नहीं होगी? इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? बढ़ाना है, इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाना है, तो क्या होना चाहिए? लो कार्बोहाइड्रेट होगा। ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? भूल गए? हमने पढ़ाया था ऑलरेडी, डिस्कस बड़ा डिटेल में करा था। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या हमने बताया था डायबिटीज का? टाइप्स हमने बताया था ना, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 था क्या? उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, जुवेनाइल डायबिटीज। टाइप 2 था कम बनेगा, और जो बनेगा, अब भाई जो हमारे बॉडी से जो ग्लूकोज है वो कौन किसके द्वारा पूरे बॉडी में जाता है? इंसुलिन के द्वारा जाता है कि नहीं जाता है? इंसुलिन का तो काम होता है ना पूरे ग्लूकोज को पूरे, लेकिन जैसे ही इसी को तो कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। याद आ रहा है कि नहीं? अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा डायबिटीज, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, नहीं अब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, बस। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है? हाई इन कार्बोहाइड्रेट है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी हाई इन कार्बोहाइड्रेट है, नहीं होगा। अब बच गया क्या? बी एंड सी। अब इसमें से चूज करना है, दोनों में है लो। ओके, अब आते हैं हाई इन प्रोटीन, डाइट लो इन प्रोटीन। अरे वाह, अरे हाई रहेगा प्रोटीन तभी तो इंसुलिन बनेगा भाई, समझे कि नहीं? लो रहेगा तो कम मात्रा, तो हमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ानी है, तो रिच प्रोटीन्स वाले फूड लेने, डाइट हाई इन प्रोटीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डाइट हाई इन प्रोटीन लो इन कार्बोहाइड्रेट। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इस तरह के प्रश्न आते हैं सर।
सेकेंड क्वेश्चन, चलो 20 सेकेंड। Name the type of the constipation in which the feces, their final evacuation is not perfectly performed. अच्छा, टाइम अप। अब बताते हैं, अब देखना कितने में लास्ट में पूछूंगा आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बताओ कौन सा डिसऑर्डर था? गैस्ट्रो गैस्ट्रो। डिसऑर्डर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या था? बहुत लो बाउल मूवमेंट, थ्राइस अ वीक, था कि नहीं? वेरी फ्यू, बहुत कम आता है, बहुत दिक्कत से आपके स्टूल पास होगा, ठीक है। अब वही कह रहा है हिंदी में, कोष पत्ता का मल सामान्यतः पेल्विक कॉलम तक पहुंचता है, परंतु उसका अंतिम रूप से निष्कासन कॉलम तक पहुंचा मल, लेकिन अच्छे से निष्कासन नहीं हो पाता है। अब बताओ कैसे? देखते हैं। पहला ऑप्शन आता है कोलिक कॉन्स्टिपेशन। ना भाई, कोलिक कॉन्स्टिपेशन में क्या है? ये तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ चीजें है ही नहीं कोलिक कॉन्स्टिपेशन। कोलिक बोलते कोलन, ये होता ही नहीं है, इसके टाइम में पढ़े ही नहीं। दूसरा आइडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन और स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। अब देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, लार्ज इंटेस्टाइन से है। इसके दो चीजें हमने टाइप्स पढ़े थे, क्या क्या? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, पढ़ा था ना। प्राइमरी में क्या था? हाँ। बोलते थे प्राइमरी में क्या था? इसको कहते हैं आइडियोपैथिक, बोलते हैं ना आइडियोपैथिक प्राइमरी में। इसी को कहते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये दोनों सेम, सब प्राइमरी में आता है धीरे धीरे। अब आइडियोपैथिक समझ में आ गया, स्लो ट्रांजिट समझ में आ गया। अब आता है ये टर्म आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसी को कहते हैं प्राइमरी, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन या फिर आइडियोपैथिक हो, ठीक है। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में एक्चुअली होता क्या है, इसको समझा देता हूँ डिटेल में। जो हमारा पेल्विस फ्लोर मसल है वो वीक हो जाता है, जिसके वजह से जो बाउल मूवमेंट है नहीं होता। अब ये देखो, ये जो डायसीजिया है कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब होता है, ये टर्म आपको मैंने नहीं बताया था। इसमें क्या होता है, अच्छे से मतलब स्टूल पास अच्छे से नहीं होता है, उसी को कहते हैं जो मतलब आप समझ लो, ये वाला अंतिम रूप से निष्कासन नहीं होता है कंप्लीट, डायरेक्ट टर्म है इसका ये। ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसमें सी होगा। आप कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। आप कैसे इसको वो करोगे? एक तो ये देखो, पहला चीज ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन सी आंसर होगा। देखो, आइडियोपैथिक प्राइमरी के अंदर आता है उसी में ही, और स्लो ट्रांजिट दोनों ही प्राइमरी के अंदर आता है। तो आप देखो, दो आंसर तो होगा नहीं, तो एक बच जाता है यही, डीजेसीजिया कॉन्स्टिपेशन, जिसका मतलब होता है कि अंतिम रूप से निष्कासन ठीक से नहीं हो पाता, इसको कहते हैं डीजेसीजिया। डायरेक्ट है ये टर्म, आप याद रखना है इसमें। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, ठीक है। देखो, कई बार एग्जाम में हम ऑप्शन से भी देखते हैं कि बाकी कौन सा हम छांट दें और क्या बच जाता है वही आंसर होता है। जरूरी नहीं है कि हम सटीक आंसर ही ढूंढें कि नहीं इसका यही होगा, जो नहीं होगा उसको हटा दो, जो बच गया वो बस हो गया आंसर। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। और ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़े, Yes. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। टेंशन
हेडेक प्रोड्यूस्ड बाय, ये चीज हमने कहा था ना, टेंशन टाइप हेडेक, कौन सा डिसऑर्डर है बताइए? दिस इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिस इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप देखो इसमें ऑप्शन है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्काल्प मसल, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल फेसिंग, ये तो होगा नहीं, एक्सटर्नल फेशियल मसल तो होता ही नहीं है, टेंशन हेडेक। सिर का जो, ये तो डायरेक्ट आंसर पहला ही होगा, एक्सटर्नल स्काल्प मसल, जो हमारे जो मस्तिष्क का जो स्काल्प है वहां की मसल सिकुड़ सी जाती है, ये डायरेक्ट, हम जब टेंशन टाइप हेडेक देखे तो वहां पे डायरेक्ट ये था लिखा हुआ कि वहां के स्कल्प है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मसल्स, ठीक है, सिकुड़ जाती है। तो हमारा आंसर यही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक मसल्स, गर्दन से नहीं। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल एंड नेक मसल्स नहीं, डायरेक्ट यही होगा स्काल्प मसल्स का, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन दे दिया था, स्काल्प, ये वर्ड बहुत लोगों को समझ नहीं आता। स्काल्प बोलते हैं हमारे सिर के हिस्से को, जो मसल्स हैं उसको, ठीक है। ये पहला ऑप्शन, ये इसलिए बता पाए हैं क्योंकि मैम पढ़ाई थी स्काल्प स्काल्प काफी बार यूज करी थी, तो मैंने 2-3 बार पूछा था मैम से, इसलिए मुझे याद था कि ये दिमाग में होता है और तनाव वगैरह वहीं पे होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर जेनाइटल रीजन नोन एज द, चलो अब मैं इसे बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीवियस इंडोमेट्रिक्स। क्वेश्चन का लिख लीजिए। अच्छा बताओ क्या आंसर होगा इसका? प्रीवियस वाला जो स्लाइड है थोड़ा दिखा दीजिए, मैं बोल। अच्छा हो गई। ठीक है, चलो अभी इसमें इसको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी। इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर जेनाइटल रीजन। अब जेनाइटल जो ऑर्गन होता है मेल में क्या होता है? पेनिस, और फीमेल में क्या होता है? वल्वा, वल्वा, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं क्या है। इंडोमेट्रिक्स, इंडोमेट्रिक, इंडोमेट्राइटिस जो है ये होता है, आइटिस क्या है ना, तो मतलब क्या? इन्फ्लामेशन होना, इंडोमेट्रिसिस मतलब इन्फ्लामेशन इन द आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इंडोमेट्रिस में मतलब इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो जाना? इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। स्कल्पेंजाइटिस ये होता है, इसमें भी आइटिस लग गया, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द फलोपियन ट्यूब, fallopian tube, not a scalp, it's behind, so fallopian tubes, ठीक है। वेल्वाइटिस, इसमें क्या होता है? ये वल्वा से है, इन्फ्लामेशन ऑफ द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, वल्वा जब होता है वेजाइना के पास, वो उसमें इन्फ्लामेशन आ, इज द आउटर। अब देखो इंडोमेट्रिसिस मतलब, इंडो का मतलब होता है इनर, नॉट इनर लेयर होगा, नॉट आउटर लेयर, ठीक है। इंडोमेट्रिसिस मतलब इंडो मतलब इनर लेयर्स पे, यहाँ पे पूछ दिया आउटर लेयर पे, आउटर जेनाइटल रीजन क्या है? आउटर, तो फलोपियन ट्यूब है वो भी इनर है, इंडोमेट्रिस वो भी इनर है, और वल्वा क्या है? ये आउटर है जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। कोलाइटिस, ये तो कोलन है मतलब इंटेस्टाइन्स, तो ये तो जेनाइटल ऑर्गन है कि नहीं? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जेनाइटल रीजन वो क्या है? हमारा वल्वा ही है। तो सिंपल, बड़ा सिंपल आंसर था ये तो होगा ही नहीं। बाकी तो सिंपल सा जेनाइटल ऑर्गन मेल और फीमेल का क्या है? पेनिस और वल्वा है, तो वल्वा सीधा आंसर हो जाएगा फीमेल का।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया समझ में? Yes, sir. आगे, ठीक है। ओके, अस्थमा कैन बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। चलो ये है सब, 1 मिनट आपके पास। चलिए अब मैं बताता हूँ। चलो, अस्थमा का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन आंसर, नंबर ए। चलो इसका आंसर मैं पूछता हूँ। चलो कोई, उषा जी बताइए। उषा जी आंसर बताओ। सोनाली जी बताइए। एयर है ना, उसमें सर एलिमेंट ऑफ सर इसमें जल तत्व भी बढ़ जाता है और पृथ्वी तत्व भी बढ़ जाता है। आंसर बताओ, मुझे एक्सप्लेनेशन आंसर ए आएगा सर। चलो, एक ने बोला ए, किसने बोला ए? मैंने भी वही बोला था। ए, चलो 2 लोग हो मैं भी ए गए, बोली थी। 3 लोग हो गए। और कौन है आज आपको पड़ी? मेघना जी, सर बताओ ए। बताओ। ए, बहुत बढ़िया। और कौन है भाई? सुना, शोभा जी, मनु, शोभा, सुमा, मैं ए अंकिता, बोली हूँ पहले से। पहले से बोली हूँ, मतलब सबका ए है क्या? सर सी भी हो सकता है। सीबी, अस्थमा, कौन है भाई? अस्थमा तो मतलब नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमें, आंसर बताओ, हमें ए एक्सप्लेनेशन। आएगी। यही होगा सर, यही। मत, सबने ए बोला है, कंफर्म? ए हाँ, लॉक करें? लॉक। ए के हाँ। अलावा किसी और को तो कुछ नहीं है ना? ए के अलावा नहीं सर। एक, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। सबके गलत आंसर है। ठीक है, खुश हो गए? स्वाद आ गया? सब ये बोलते हैं ना भीड़ चाल में, एक ने बोला तो यस, 2 ने बोला, अरे बहुत लोगों ने सही यही बोला है, मतलब यही होगा। क्या है वो? चलो, अस्थमा का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, बताइए? ब्रोंचियल अस्थमा, बताया था ना? यस सर। ब्रोंचियल अस्थमा। रॉन्ग। अब ब्रोंकाइटिस, अभी आएगा आएगा, टेंशन मत लो। हमने क्या पढ़ा था उसमें? इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, होता है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ब्लॉकेज हो जाता है। अभी हम नहीं, एक्सप्लेनेशन होता है इन्फ्लामेशन हो। अब देखिए, पहला तो ऑप्शन जैसे डी आप, ऑप्शन आएगा क्या? गलत है। अब मैं ये अभी वो नहीं है चल रहा है, 50 कौन बनेगा करोड़पति नहीं है कि अपन वो करें। चलो ठीक है, इसमें अब क्या क्या चीज आता है, देखो पहला चीज तो आएगा कि भाई अस्थमा है तो मतलब एयर तो होगा। और कौन सा डिसऑर्डर है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना, रेस्पिरेटरी, तो एयर तो होगा। अब एयर कहाँ कहाँ है देखो, पहला में एयर है सी और सी में एयर है, तो ये तो होगा ही नहीं भी, जिसने अभी जो बहुत बी बोला है वो तो होगा ही नहीं, और डी तो होगा ही नहीं, इसमें भी एयर नहीं। अब आता है 2, ए और सी। अब बताते हैं, अब हमने बताया था इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन मतलब थोड़ा सा जलन सा फील होता है इसमें, आपको सिम्टम्स देखना, फील होता है इसमें। अब फायर एलिमेंट रहेगा तभी तो ऐसा फील होगा ना, होगा कि नहीं? एयर तो है, फायर भी रहेगा, और वाटर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अर्थ तो हो ही नहीं सकता, अर्थ एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, सर तो क्या आ गया आंसर? सी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर, अर्थ अर्थ एलिमेंट का यहाँ पे कोई भूमिका है, मतलब इस नहीं जी, रोग कोई में? भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं है इसमें। मतलब किसी उनमें प्रकार का भी पहला जो मतलब प्रॉब्लम अस्थमा वालों को, हाँ जी, अस्थमा में
आप देखो, इन्फ्लामेशन भी होता है। इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लेम होना, मतलब ज्वलन बोलते ना। इन्फ्लामेशन मतलब कि बर्न होना, ऐसा फील आता है, तो वहां फायर एलिमेंट तो रहेगा ना इन्फ्लामेशन का। तो फायर तो होगा ही, एयर तो होगा ही, तो भाई सी तो होगा। वो जो और what? एलर्जी एलर्जी वगैरह होता है वो तो अर्थ से भी तो कनेक्ट है ना। नहीं जी, इसमें नहीं होगा अर्थ का। अर्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वाटर वाटर जनरली वाटर अब एक और कैसे? बताता हूँ। अर्थ एलिमेंट जनरली हमारे जो लोअर पार्ट्स में होता है, इंटेस्टाइन है, वहां पे अर्थ एलिमेंट होगा। स्टूल पास हो रहा वहां। यहाँ पे तो एयर पैसेज है। हवाएं गर्म हो सकती हैं, ठंडी हो सकती हैं। ठीक है, ठोस थोड़ी होगा। नहीं, लॉजिक से थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो। समझ में आया आंसर कैसे सी भाई हुआ? वही वही आग वाला कंफ्यूज? सिस्टम नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब गर्म भी होता है, क्योंकि जिनको अस्थमा होता है ठंडी में काफी परेशानी होती है, यही सब सोच सोच के दिमाग लगा करके, और वो ठंडा तत्व जल वायु को सोच करके बस वही अग्नि नहीं वो कर पाए हैं। आप कर लिए ना? अब क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो, अभी हमने कुछ 5 क्वेश्चन करे, कल फिर हम कुछ और क्वेश्चंस ऐड इसमें करेंगे और फिर एक साथ में भेज। डाउट क्लियर है? समझ में आ गया ना? जी सर। अरे, ये क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत हंसी आ रही है। चलो सर जो बाकी। डिस्प्ले आपका है, सेम सेम डिस्प्ले मेरे भी लैपटॉप का है। और चलिए शांति बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चंस? किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में? यस सर। कल फिर और ऐड करेंगे क्वेश्चंस इसमें, और फिर कल डिस्कस करेंगे। कल हमारा एक और टॉपिक रहेगा, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ओके, चल क्लोज योर आईज, back straight, take a deep breath in, exhale. ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषं महीषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभनं मनस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। Om Shanti. Rub your palms on your face, under your palm, open and close your eyes, go face and pose, just show compassion. Okay, thank you for joining the session. See you tomorrow at the same time. Yes. अच्छा, Thank ये you, sir. बताइए, अभी जब तक सर नहीं है, अभी क्या क्या टॉपिक आपका रह गया है? उपनिषद एक मीडियम वालों का रहा है क्या? स्टार्ट हुआ है? भगवत गीता भी बाकी है सर। भगवत गीता स्टार्ट हो जाएगा तो सर योग दर्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भगवत गीता। क्वेश्चन इंग्लिश वाला को हो गया। सर योग दर्शन नहीं हुआ है पूरा। क्या? योग दर्शन हो जाएगा, अभी बात हो गई है सर से, वो ट्रैवल पे थे। कल 1-2 दिनों में योग दर्शन स्टार्ट हो जाएगा, कल नहीं तो परसों। अच्छा, ये मैथ्स क्लासेस हो गई है कंप्लीट क्या? मैथ्स क्लास आप लोगों की? हाँ, कल लास्ट था, लेकिन मालूम नहीं DI प्रीवियस वगैरह होगा, अभी होगा सर। DI नो, बाकी है। ठीक है ठीक है। जैसे मैथ क्लास खत्म होगा ना, योग दर्शन स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ कैवल्य पाद आई थिंक है ना उसमें हाँ सर, एक रह रह गया। गया हाँ है। सर उपनिषद तो कैवल्य दोनों पाद। ही रह गए, योगा वाले भी रह गए और मेन उपनिषद अच्छा, भी ये रह गए। बताइए, हाँ कैवल्य पाद रह गया है, वो हो जाएगा, वो तो 1 वीक में हो जाएगा उसके अंदर।